चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 सुपर फास्ट रिवीजन का। टॉपिक चल रहा है ग्रेविटेशन बच्चों। चलिए इसके पहले हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। पढ़िए भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Does the escape speed of body from the earth depend on the mass of the body, the location from where it's projected, C the direction of projection, D the height of the location from where the body is launched? ओके देखिए, यस एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें जो पूरा क्वेश्चन है बच्चों एस्केप वेलोसिटी के लिए पूछा गया है। तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन आप जान लो बच्चों। एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन याद कर लीजिए, अभी प्रूफ भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। मतलब मान के चलिए 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की। एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन होता है √2gm/r। और यदि अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के केस में gm इक्वल टू कितना होता है, gr²। तो यदि आप जो है अगर gm को gr² से रिप्लेस कर दें तो 2gm की जगह g स्मॉल r² स्मॉल r, एक r से एक r कैंसिल, तो अंडर रूट कितना आ गया 2gr। अब रिलेशनशिप देखिए, पहला कह रहा है कि क्या ये मास पे डिपेंड करता है। भाई देखो, कोई मास केवल अर्थ का आ रहा, प्लैनेट का। तो अगर डिपेंडेंसी आप देखोगे तो प्लैनेट के मास पे आ रहा है, बॉडी के मास पे कोई डिपेंड नहीं है। मतलब हाथी फेंको, सुई फेंको, एक ही प्रोजेक्शन वेलोसिटी लगेगी, है ना। और याद कर लो कितनी होती है सॉल्व करने पर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यकीन मानो अगर 600 किलोमीटर, वो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल डिस्टेंस है बेटा सेंटर से, है ना, 36,000 किलोमीटर जो था, है ना। ये एस्केप वेलोसिटी है कि मतलब मैं 11.2 की रफ्तार से यहाँ से एक पत्थर उछाल दूँ तो यकीन मानिए वो ग्रेविटेशन को पार कर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा फिर, अगर मैंने इतनी रफ्तार से किसी को दे दिया तो। ओके, सो दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो है अपने पास पहली चीज कि क्या मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। नो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास m ऑफ द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड। मास पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पार्ट है द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। क्या उस लोकेशन पे, उस जगह पे डिपेंड करेगा जहाँ से इसको फेंका जाना है। देखिए, तो लोकेशन फ्रॉम यस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो जो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू gm/r डिपेंड स्लाइटली ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट, सो एस्केप वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड स्लाइटली ऑन द लैटिट्यूड एंड लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। इसका सवाल का जवाब और सरल मैं दे सकता था इस फॉर्म से। देखिए, जो v का फॉर्मूला फाइनली आपने बनाया है √2gr, बोलिए यस और नो। v इक्वल्स टू √2gr। और आपको मैंने बताया था तो कि अर्थ में GM आपने R मान लिया है बेटा, कहाँ gmr मान लिया है? ये उधर नहीं माना सर, √2gm में gm/r को gm को gr² होता ही है, वो तो माना थोड़ा ना, वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है। g का डेरिवेशन होता है gm/r² अपन ने डिराइव किया था ना भाई। जब हमने डिराइव किया था mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर अगर बॉडी के लिए, तो m से m कैंसिल हो गया था, तो mg इक्वल टू gm/r², तो gm इक्वल टू gr² हो जाएगा। ये तो वही है। तो बात ये चल रही थी कि वेलोसिटी जो है g पे तो डिपेंड कर रही है, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ आने पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो अब डिपेंड तो करेगा कि आप कहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो, अपना थ्रो कहाँ से कर रहे हो। अगर यहाँ से फेंकोगे तो g सबसे ज़्यादा लगेगा, और अगर यहाँ से फेंकोगे तो g कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो यदि यहाँ से फेंकोगे तो g कम रहेगा, तो एस्केप वेलोसिटी की नीड भी क्या होगी, कम होगी। मतलब यहाँ 11.2 से फेंकना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा कम से। समझ में आया ना। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रोजेक्टेड बिल्कुल डिपेंड करेगा। सेकेंड, थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, किस डायरेक्शन में फेंका गया है। थर्ड पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। भाई डायरेक्शन को कोई टर्म ही नहीं आ रहा, कोई टर्म आ रहा क्या? नहीं, थीटा वीटा का कोई मेंशन ही नहीं है, तो नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम द वेयर बॉडी इज लॉन्च। उस लोकेशन की हाइट जहां से बॉडी लॉन्च की गई है, यस डिपेंड करेगी, क्योंकि भाई हाइट में जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यस, एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लोकेशन, सो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लोकेशन। मैं तो कहूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह मोर इजी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लो भाई, उससे जल्दी आ जाएगा। डन, एनी प्रॉब्लम? चले आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा। A comet orbits the sun in a highly elliptical orbit. Does the comet have a constant A linear speed, B angular speed, angular momentum, kinetic speed, potential energy, total energy throughout its orbit? Neglect any mass loss of the comet where it comes very close to the sun. हाँ भाई, अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है, जिसको इस वर्ष हटा दिया गया है। ओके, तो फिर भी अपन देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है कि ए कॉमेट ऑर्बिट द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, मतलब एक हाईली जबरदस्त तरीके की एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, उसमें जो है एक कॉमेट चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, चलो इसको समझाते हैं। चलिए, तो सीन क्या है बेटा कि एक आपके पास हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये मान लीजिए इसकी हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, Yes sir. अब क्या हुआ करता है, ये ऑर्बिट की कहलाती है, ये बेटा ये कहलाती बड़ी वाली एक्सिस को बोलते हैं ऑर्बिट की मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? Major axis. मेजर एक्सिस। तो ये मैथ वाले जानते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है, पैराबोला वगैरह या कोनिक सेक्शन एक टॉपिक है, खैर उससे अपना लेना देना नहीं है। और ये वाली एक्सिस कहलाती है बेटा माइनर एक्सिस। क्या कहलाती है? Minor. तो जो केपलर साहब थे, जोहानस केपलर, जो कि न्यूटन के भी बहुत पहले आ गए थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि भैया जो सन है वो फोकस पे रखा हुआ है, एक किसी फोकस पे। फोकस क्या होती हैं? दो प्लेस होती हैं फोकस, जैसे सर्कल का सेंटर हुआ करता है ना, ऐसे दो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं एलिप्स के, उनको बोलते हैं फोकस। अब ये प्लैनेट जो है बेटा यहाँ पे घूम रहा है, जा रहा है, गच 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 चक्की जैसा चल रहा है, बोलो यस और नो। अब ये बताओ इस पोजीशन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगता नहीं है, यानी एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू क्या रहता है? जीरो। और एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भैया? Constant. पढ़ा ना 2 दिन पहले, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चे आई ओमेगा। हाँ. क्या होता है? I omega. आई ओमेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो अगर दो पोजीशन की बात कर लो आप, तो यदि यहाँ पे आई है, यहाँ पे अपना L1 है मोमेंटम, और यहाँ पे L2 है इस पॉइंट पे, तो क्या कहोगे? L1 इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। समझ में आ गया? I2 ओमेगा 2, मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुल मिला के क्या? आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I omega. आई ओमेगा नहीं, ओनली आई। हाँ, I. ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, हाँ. और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। समझ गए ना? और क्लियरली आपके लिए लिख देता हूँ मैं, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लियो भाई अपन प्लैनेट को पॉइंट मास मान लेते हैं, तो क्या हो गया? mr स्क्वायर। बोलो यस। अब सन के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है, बोलो यस। Yes sir. अब जब सन के रिस्पेक्ट में घूमेगा तो इस पॉइंट पे होगा, तो देखो इसकी डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है सन से? इस पॉइंट पे है तो कम है सर. कम है, मतलब आर घट गई तो ओमेगा क्या हो गया? बढ़ गया. बढ़ गया ना। मतलब जैसे सन पास में आएगा, सन के पास में आएगा प्लैनेट, वैसे क्या हो जाएगा? ओमेगा बहुत तेज़ी से चलेगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा। अब जैसे जैसे दूर जाएगा, मान लो यहाँ पर पहुँच गया प्लैनेट, ये देखो, अब यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस आर क्या हो गई? बढ़ गई ना, बढ़ गई ना। तो आर बढ़ जाएगी तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब आर डिक्रीज करता है तो ओमेगा इंक्रीज हो जाता है, और जब आर इंक्रीज करता है तो ओमेगा डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? Yes sir. नहीं आया? आ गया. हाँ, मतलब एंगुलर स्पीड जो होती है बढ़ती है घटती है, पास में आएगा तो बढ़ जाएगी, और दूर जाएगा तो घट जाएगी। मतलब सन से दूर जब ये रहता है तो ये प्लैनेट स्लो चलता है, और जैसे पास में आता है एकदम से तेज हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टॉर्क भी तो ज्यादा होता होगा ना? अब भाई देखिए, आपने गलत बात कर दी, आपने पहले ही ले लिया था टॉर्क इक्वल टू जीरो। भाई टॉर्क जीरो होने पे ही सेल्फ एडजस्टमेंट होगा आई और ओमेगा का। टॉर्क जीरो होने पे ही, टॉर्क लगाने वाला है कौन भाई? सारा का तो सारा सिस्टम तो वैक्यूम में टंगा हुआ है भाई, ग्रेविटी प्लैनेट के अंदर है, बाहर तो सारा वैक्यूम है ना। तो टॉर्क इक्वल टू कितना? जीरो. जीरो। Yes sir. समझ में आया नहीं आया? आ गया.
क्लियर हो गया ना? हाँ। और अगर आप सन के ग्रेविटेशन की बात करते हो तो सन का ग्रेविटेशन तो सेंट्रिपिटल होता है, और सेंट्रिपिटल मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि सेंट्रिपिटल फोर्स कभी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जीरो हो जाती है। समझ गए? हाँ जी, जीरो हो जाता है टॉर्क। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए लीनियर स्पीड में क्या फ़र्क आएगा। तो भाई देखिए लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। बोलो यस। ओमेगा बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, और ओमेगा घटेगा तो v घटेगा। क्लियर हो गया ना? घट भी रहा है तो मतलब लीनियर स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ए प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इज क्लोज टू सन। देखो मैंने यही समझाया। एंड स्लोअर व्हेन अवे फ्रॉम द सन, सो इट्स लीनियर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या था? एंगुलर स्पीड। अरे भाई बढ़ती घटती देख, एंगुलर स्पीड, एक मिनट रुक जाइए, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। एक मिनट ओमेगा। एज द प्लैनेट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्योरली रेडियल फोर्स, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा बोला है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड तो चेंज होगी भाई, एंगुलर स्पीड तो चेंज होगी, मगर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो मैंने ही पहले बोल दिया था, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। तो लीनियर स्पीड बढ़ेगी घटेगी, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी घटेगी, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भाई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। जब v घट बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी। समझ में आया ना? क्योंकि अगर v चेंजिंग है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो एज द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन प्लैनेट कंटिन्यूअसली चेंजेस, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। डी पॉइंट, ठीक है ना? डी पॉइंट क्या पूछा गया भाई? क्या पूछा गया? टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। एक मिनट, पोटेंशियल भी पूछी गई है, काइनेटिक पूछी गई है, हाँ पोटेंशियल भी पूछी गई है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों होगी पोटेंशियल एनर्जी चेंज? क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में इसकी दूरी बढ़ और घट रही है। इस पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी? इस पर सन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। जब ये सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब पास में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? जब दूर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, और जब पास में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। समझ गए ना? कभी भूल जाओ तो आप ऐसे फील करना कि आप अपने पेरेंट्स के सामने बड़े सीधे मुद्रा में रहते हो, बिल्कुल, हाँ या ना? तो जब आप पास में होते हो तो आपकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। समझ गए ना? और जैसे ही वो दूर गए तब आप अपने फुल पोटेंशियल में आ जाते हो। तो यू क्या होता है? ज़्यादा। समझ में आया ना? यू क्या होता है? ज़्यादा। और ज़्यादा कितना होता है? इन्फिनिटी पे जीरो होता है। इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? जीरो। पास में आते हो तो आप अपने आप की एनर्जी माइनस कर लेते हो। माइनस मतलब बंधन, बाउंडेड है ना हम लोग पेरेंट्स के साथ, क्या करें, है ना? तो बाउंडेड, गुलामी, बंधन, लिमिटेशंस, तो ये माइनस में है। समझ गए ना? तो जितना नीचे आओगे एनर्जी क्या होगी? माइनस में आएगी। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी कंटिन्यूसली। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। तो एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन कंटिन्यूसली चेंजेस, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आएगा? अब टोटल एनर्जी भैया रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि कहीं लॉस हो ही नहीं रही है, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी और काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी। समझ में आ गया? कंजर्व रहेगी। चलिए, कंजर्व रहेगी। तो ये क्वेश्चन था अपना एक जनरल टाइप का। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई। Which of the following symptoms is likely to affect an astronaut in the space? A swollen feet, swollen face, headache, or orientational problem? हाँ भाई, क्या कह रहा है कि बताइए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, तो उसके साथ कौन से सिम्टम्स लाइकली टू एफ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। समझ गए ना? स्लोवेन फीट, स्लोवेन फेस, हेडेक, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। भाई 3 चीज़ें होती हैं। एक, चेहरा फूल जाता है, हेडेक बना रहता है, और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम हो जाती है।
मुड़ने में घूमने में, उनको यहाँ से ट्रेनिंग करा के पहले भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्लोली मुड़ना पड़ता है, नहीं तो पता चला आपने सिर अपना ऐसे किया तो गला ही लचक जाए आपका, समझ गए। ग्रेविटी होती है 0, मतलब ग्रेविटी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, कम हो जाती है। तो जो अर्थ है अपना नियंत्रण पूरी तरीके से लगभग छोड़ देती है, ठीक है ना। तो आप अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हो, समझ गए ना, अपने हाथ को, क्योंकि जो वेट फोर्सेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, समझ गए ना। तो सीधा सीधा आपका पीछे ही जाएगा हाथ, तो ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है, वो वहाँ जब जाते हैं ना तो तैरते हैं, वो ज़मीन में आते हैं तो चलना का उतना अभ्यास नहीं होता है, तो कई दिन तक फिर वो कोशिश करते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया। जब नील आर्मस्ट्रांग आए थे चांद से वापस, तो उनको 1-1.5 महीने के लिए लोगों से अलग रखा गया था। ये अंदाज़ा लगाया गया था कि वहाँ से कोई वो रेडिएशन ना लेकर के आए हो अर्थ में, मतलब साइंटिस्टों ने सोचा कि कोई रेडिएशन हो ना, वहाँ से कोई रेडिएशन लेके आए हो, कोई हार्मफुल रेज वगैरह आ गई हो या कोई बीमारी आ गई हो, है ना। तो इस तरीके से तो उनको 1-2 महीने अलग रखा गया था कि भैया आप अलग से रहिए, कहीं रेडिएशन हुआ तो आप फैला दोगे यहाँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, टीचरों का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी भैया आपने, ये अर्थ है, ये सेंटर में क्या है? अर्थ है। ऊपर आपने कोई सैटेलाइट छोड़ा है, ये सैटेलाइट जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। इस सैटेलाइट की एक एंगुलर स्पीड होगी जिसको ओमेगा बोलते हो, बोलो यस। और एंगुलर स्पीड है तो रेडियल स्पीड भी होगी जिसको लीनियर स्पीड बोलते हो, लीनियर वेलोसिटी वी बोलते हैं ना। आपको बताना है ये लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालते हैं। इसको कौन घुमा रहा है सैटेलाइट को? किसने इसकी टाई पकड़ रखी है? अर्थ ने। अर्थ ने इसकी टाई पकड़ रखी है, खींच करके रखा है, बोला चल घूम। जैसे अपन किसी दोस्त की टाई पकड़ के उसको घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं घूम। तो किस फोर्स से टाई पकड़ रखी है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? Gmm/r का स्क्वायर, ठीक है ना, Gmm/r का स्क्वायर। चलिए देखिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m अपॉन, देखो बेटा ये रेडियस r तो ये है और इसके ऊपर कुछ और है h हाइट, तो r प्लस h। बोलो होगी कि नहीं होगी? भाई अर्थ की खुद की रेडियस, अब सरफेस पे तो घूमेगा नहीं सैटेलाइट, ऊपर ही रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ तक गए तो r और थोड़ा और ऊपर गए तो कितना? h। नहीं है, आ गया समझ में। इक्वल टू, ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ। और अर्थ इस फोर्स को किस रूप में लगाता है? घुमाने वाले फोर्स के रूप में, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स। हाफ किसके ऊपर लगाएगा? सैटेलाइट के ऊपर लगाएगा। तो स्मॉल m लेना, कैपिटल n ले लेना, इंटू v का स्क्वायर, यही तो निकालना है ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। भाई वेलोसिटी कौन सी बनेगी? ऑर्बिटल ही तो बनेगी, यस और नो? चलो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया? अपने पास gm। क्या बच गया? gm। बेटा आपको पता होगा कि जो gm होता है दैट इज इक्वल टू स्मॉल g और कैपिटल R का स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे लगने वाला gm ये होता है, g इंटू कैपिटल R स्क्वायर, यस और नो? क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है? स्मॉल g। स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो gm R स्क्वायर हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे gm की जगह, तो gm की जगह मैंने पुट कर दिया gr स्क्वायर अपॉन r प्लस कितना? h। डन, अपॉन r प्लस h। और यहाँ पे 2 चला जाएगा। 1 मिनट बेटा, गलती हो गई मुझसे, हाफ mv स्क्वायर नहीं, ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है, mv स्क्वायर बाई r होता है भाई, mv स्क्वायर बाई r है ना, तो mv स्क्वायर बाई r हुआ करता है। ओके तो और फोर्स भी बताइए भैया, स्क्वायर नहीं करवाया आपने, फोर्स भी तो Gm/r स्क्वायर होता है, और mv स्क्वायर बाई r प्लस h। आ गया समझ में? क्योंकि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी? r प्लस h। एक r प्लस h से एक r प्लस h कैंसिल, gm की जगह gr स्क्वायर, और नीचे बच गया एक r प्लस h इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर। बोलो हाँ, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। भैया बन गया डेरिवेशन, r का स्क्वायर है, r को बाहर ले लो तो r आ गया बाहर, और रूट के अंदर कौन कौन बचा?
जी अपॉन आर प्लस एच, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में आया? Yes, sir. ये बन गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि बताओ भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी ऐसे सैटेलाइट की जो अर्थ के पास में घूम रहा है। तो अर्थ के पास में जो घूमते हैं सैटेलाइट वो बहुत कम हाइट पे होते हैं। तो आपकी हाइट अर्थ की आर रेडियस और उसके ऊपर थोड़ी सी एच, तो बेटा आपको पता होगा कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एच फॉर नियर बाई सैटेलाइट। हाँ सर। तो अपन आर प्लस एच को नियर अबाउट क्या अप्रोक्सीमेट कर लें? आर। यस और नो? यस सर। क्लियर ना? तो बेटा ऊपर क्या बचेगा अपने पास? ऊपर अपने पास बचेगा देखो आर अंडर रूट जी आर प्लस एच, तो एच गायब हो जाएगा। हाँ सर। तो केवल बचेगा अपने पास आर अंडर रूट जी अपॉन आर, क्योंकि एच गायब कर दिया। यस सर। ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक रूट तो बचा रहेगा। नहीं आया समझ में? आ गया। भाई इस आर को आप रूट आर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। हाँ सर। तो एक रूट आर से एक रूट आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अंडर रूट जी आर। तो नियर बाई सेटेलाइट के लिए जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है 6.38 इंटू 10 की पावर 6 या 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बदलोगे बेटा, सॉल्व कर लो, आंसर कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। समझ गए ना? तो मतलब जो हमारे जो सेटेलाइट पास में होते हैं, समझ गए ना, कम्युनिकेशन सेटेलाइट, वो 1 सेकंड में कितना भाग जाते हैं? 8 किलोमीटर। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। समझ में आया? यस सर। 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। वो मूवी देखी आपने पोखरन? नहीं देखी। नहीं देखी? उसमें सेटेलाइट दिखाए गए हैं बढ़िया तरीके से मूव करते हुए। ठीक है ना? तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड। डन? एनी प्रॉब्लम? तो ये है आपका, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ही है, चाहे बोले चाहे ना बोले। ठीक है ना? व्हाट इज मेंट बाय पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है ना? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। चलिए भाई कैसे निकालेंगे? देखिए हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है। तो भाई सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आ गई है, वी नॉट। बोलो यस और नो? यस सर। आ गई है ना? अब यदि ये इधर चलेगा टोटल, तो मैं बोलूँगा टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर। बोलिए यस और नो? यस सर। 2 पाई आर। अब यदि आर प्लस एच हाइट पे है तो डोंट वरी, अपन उसको आर प्लस एच कर लेंगे, तो इसको आर प्लस एच ही कर लो। ओके? अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, एक चक्कर के लिए डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर। भाई स्पीड क्या चलेगी? वी नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही तो घूमेगा, नहीं घूमेगा? घूमेगा। घूमेगा ना ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए पढ़ो भाई, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द टाइम टेकन। The time taken to complete one revolution is called period of revolution of satellite. बिल्कुल सही। Let the period of revolution is t and the radius of orbital is r. Orbital velocity t, total path traveled upon total time travel. V not equals to 2 pi r upon t. हाँ बेटा, v नॉट इक्वल्स टू हो गया 2 पाई आर अपॉन टी, जिसको मैंने मोर क्लियरली लिख दिया है t इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल r अपॉन कितना? v नॉट। ठीक है बेटा? स्मॉल r क्या होता है? कैपिटल R प्लस h। टोटल डिस्टेंस सेंटर से मानी जाती है, h हाइट ऊपर होगा। हाँ। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं मजे से। कहाँ तक आ गए थे? t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी नॉट तक आ गए थे। t इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, ये आ गई थी भाई। t इक्वल टू 2 पाई नॉट अपॉन वी आर, 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। चलिए वैल्यू पुट कर दो भाई। 2 पाई आर की जगह अभी मैंने बताई 2 पाई आर प्लस एच और वी नॉट। बेटा वी नॉट की वैल्यू क्या होती है? आर अंडर रूट जी आर प्लस एच होती, करवाई थी नॉर्मल केस में। तो बेटा ये आर प्लस एच, ये आर अंडर रूट जी आर प्लस एच। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes sir. बस देखो, तो अब 2 पाई आर प्लस एच ऊपर है, पलटी मार करके ये ऊपर आ गया, और आर अंडर रूट जी कहाँ रहेगा? नीचे। डन या सुनो? अब देखो यदि आर प्लस एच को लिखा जा सकता है, तो आर प्लस एच को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो 2 पावर ये रूट के अंदर की और 1 पावर ये, हो गई टोटल कितनी पावर? 3 पावर हो गई, और कंबाइंड लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? No sir. सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट आर प्लस एच का होल। 3 कैसे हो गई सर? दो, ये एक आर प्लस एच है, हाँ। एक आर प्लस एच को मैं क्या अंडर रूट आर प्लस एच का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? अच्छा, पुराने वाले जैसे। पुराने वाले। और ये एक और आर प्लस एच बैठा रूट के अंदर, 3 हो गए। रूट 3 हो गए, तो 3 पावर कर दिया। आ गया समझ में? नहीं आया?
क्लियर है? हाँ। चलिए, तो ये होता है अपना टाइम पीरियड। क्या होता है ये? टाइम पीरियड, ठीक है ना। अच्छा, इसी से प्रूव हो जाता है अपना केपलर्स थर्ड लॉ। क्या प्रूव हो जाता है? केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है ना। केपलर्स थर्ड लॉ के लिए क्या करो आप, इसका स्क्वायर ले लो। क्या करो आप, इसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर ले लीजिए। देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, हाँ। आर कांस्टेंट है। भाई ये क्या बन गया? ये तो स्मॉल आर बन गया। हाँ। स्मॉल आर ही तो है। हाँ। स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे बेटा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट में। बोलो यस। भाई टी स्क्वायर करोगे लेफ्ट में स्क्वायर होगा। इधर क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, बोलिए यस। और इधर अपॉन क्या? आर का स्क्वायर। क्लियर? आर का स्क्वायर। अच्छा, यहां से आपके पास ये क्या है? अपने पास ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का क्यूब अपॉन जी का, जी ही रहेगा। स्क्वायर किया तो जी ही रहेगा, रूट हट जाएगा। बोलो यस और नो। देखिए ये सारी की सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? भाई 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, और जी भी क्या है? कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ। समझ में आया? यही तो केपलर लॉ था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो मीन रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। मेरे डॉगी का नाम T2 है ना, T2 प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। समझ में आया? क्लियर? तो यही आपका क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ। तो अगर आपको केपलर्स थर्ड लॉ प्रूफ करने को आ जाए तो यहां तक लेके आओ, फिर इसके बाद ये लिख दो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। ये केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ हो गया। डन। ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑर्बिटल वेलोसिटी बनती है उससे टाइम पीरियड बनता है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। 24 घंटे टाइम पीरियड होता है। पढ़िए। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट satellite revolve around the earth in equatorial plane perpendicular to the axis of rotation of हाँ मैंने बताया था, ये अर्थ होती है, ये अर्थ है, इसका रोटेशन एक्सिस ये है। समझ गए ना? ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है। समझ गए ना? तो इसी प्लेन में जो होगा सैटेलाइट जो होता है मूव करता है। समझ में आया? सर्कुलर पाथ में। पढ़िए। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, इसकी डायरेक्शन जो होती है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 24 आवर्स। वेरी सिंपल। अब बताइए यूज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, एंड पोलर सैटेलाइट। देखो बेटा, 2 सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो मूव करता है वो किस प्लेन में मूव करता है? इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब ऐसा वाला प्लेन, बीच में अर्थ ऐसी फंसी होती है। समझ गया ना? क्लियर हुआ? अब पोलर सैटेलाइट कैसे वाले प्लेन में मूव करता है? ऐसे प्लेन में, ये ऐसे ऊपर से नीचे, हुई 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 हुई। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो चलो बताओ, यूज बताओ। फर्स्ट, यूज ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हाँ, स्टडी द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए। सेकंड, वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम का पता लगाने के लिए, ठीक ना। यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट टू फॉर रिमोट सेंसिंग और टू कलेक्ट द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये पोलर प्लेन में घूमता है तो ज़्यादा इंसानों से रिलेटेड गतिविधियां पोलर जगह पे कम होती हैं। समझ में? इक्वेटोरियल पे ज़्यादा होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द रेवोल्यूशन ऑफ अ टाइम सैटेलाइट नियर टू अर्थ। नियर टू अर्थ करना क्या भाई? टाइम पीरियड का रिलेशन ऊपर अपन ने निकाल लिया था, ये था। अब नियर टू अर्थ के लिए फिर वही बात भाई, आर प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल। तो यहाँ पे रख दिया आर क्यूब। बोलो यस। अब ये आर अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर, रूट के अंदर जाएगा, और आर स्क्वायर एक आर को उड़ा देगा तो बचेगा क्या? आर। नहीं आया समझ में? आ गया। आर की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू रख दो, लो भैया आ गया सैटेलाइट अर्थ के पास वाले का कितना? 84.4 मिनट। सर डिस्टेंस था 8 किलोमीटर है? नहीं, स्पीड थी, स्पीड थी, ऑर्बिटल स्पीड जो निकली थी नियर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो टाइम पीरियड निकला है वो है 84.4 मिनट। मतलब लगभग 1.5 घंटे में एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा अर्थ के अबाउट। समझ गया ना? 84.4 मिनट जो है कर लेगा। क्लियर हुआ? तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 84.4 मिनट। अब ये पूछा जाए, बताइए एक आपका जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट नियर टू अर्थ जो है वो दिन भर में अर्थ के कितने चक्कर लगाएगा? तो भाई दिन भर में कितने मिनट होते हैं? 24 घंटे। हर घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 84.4। समझ में आया? चलो देखते हैं। तो 6 4 6 4 जा 24, कैरी आई 2 6 2 जा 12 प्लस 2
14 एंड 1 0, यस और नो, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 84.4। निकालिए कैलकुलेटर, डिवाइड करिए बेटा। 1440 डिवाइडेड बाई 84.4 कितने बार चक्कर लगा रहा अर्थ के एक दिन में 24 घंटों में? 1440 हाँ, 1440 डिवाइडेड बाई 84.4, यस 17.0, मतलब लगभग 17 चक्कर। कितने रेवोल्यूशन? 17 चक्कर। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? अगर कभी आप पोखरन मूवी देखें तो उसमें देखेगा, बताएगा कि अमेरिकन सैटेलाइट इंडिया के दिन भर में 17 चक्कर लगाता था। समझ गए ना? तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए उनको दो, जहाँ मतलब उसकी लोकेशन थी पोखरन की, ये जैसा मान लो पोखरन है, राजस्थान का एक जगह है पोखरन, तो वो 17 चक्कर लगाता था। तो हर 84.4 मिनट के बाद जो है फिर से वापस आकर के वहीं पर उसकी तस्वीर खींचता था। समझ गया ना? तो वो लोग को जो काम करना पड़ता था वो अमेरिका ने अपने ऊपर सर वो किया था। हाँ, इंडिया के हाँ करते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, न्यूक्लियर फाउंडेशन लगाई गई थी इंडिया के ऊपर, मतलब प्रतिबंध के लिए, तबाह करने के लिए नहीं। क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियर पावर है, हाँ। अब न्यूक्लियर पावर जो होती है वो पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, बनाए कोई भी। अच्छा, सर्च करते हैं वो लोग, सर्च नहीं करते हैं। हाँ। जैसे कि कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है तो अमेरिका कहेगा कि मत चलाओ तुम मत न्यूक्लियर के काम मत करो। समझ गए ना? क्यों नहीं करो? क्योंकि वो मतलब ऐसा है कि मान लो 1% भी किसी गलत हाथ में चला गया तो उससे पूरी सभ्यता को खतरा है। समझ गए ना भाई? उसको रोकने वाली कोई चीज़ बनी नहीं है। समझ गए ना? उससे रोकने वाली कोई चीज़ बनी नहीं है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। न्यूक्लियर ऐसी चीज़ है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऐसी चीज़ है। समझ गए ना? अब भाई वो टेररिस्ट जो होते हैं वो खुद में बम बांध के उड़ जाते हैं। जैसे वो हिरोशिमा और इसमें नागा, हाँ, वो न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो इतना बड़े अमाउंट में डिस्ट्रक्शन किया। तो जो अभी जैसे टेररिस्ट होते हैं वो कैसे हमले करते हैं? खुद बम बांध के आते हैं। तो भाई मरना तो मरना है, अब चाहे तुम बम से मारो चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब से मारो। तो अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बांध करके आ गए तो पूरा का पूरा स्टेट उड़ जाएगा। समझ गए ना? पूरा का पूरा स्टेट उड़ जाएगा। करीब 7000 केल्विन का टेम्परेचर क्रिएट होता है एक सेकंड में। सोचो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी खोल जाता है, इतने पे क्या होगा? 7000 केल्विन, इतना टेम्परेचर होता है एक सेकंड में। मतलब हड्डी भी जल जाती है, हड्डी भी जल जाती है। लोगों की तो अस्थियां संचित करते हैं हिंदू धर्म में, हड्डियां ही नहीं बचती हैं। समझ गए ना? हड्डियां बर्न हो जाती हैं, राख ओनली एंड ओनली सूखी राख ऐश बचती है। ठीक है ना? और मोस्ट ऑफ द पार्ट वो भी मांस जल के गैस फॉर्म में उड़ जाएगा। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो ऐसा कहीं हुआ भी है सर? ऑब्वियसली हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ है। वही तो एग्जांपल है, वहीं से तो पता चला। आदमियों को कुछ नहीं मिला था। आप पूरी कहानी देखिएगा, बिल्कुल खाली हो गया था, मतलब बहुत समय के लिए तो, है ना? महीनों तक आग लगी वहीं। किसने किया था सर वो? अमेरिका ने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्लैनेट ए इज हैवियर देन प्लैनेट बी विच विल हैव द ग्रेटर एस्केप वेलोसिटी। भाई हाँ, प्लैनेट के हिसाब से एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए v इक्वल टू क्या, √2 gm/r एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है। तो ए का हैवी है मास, बी का ज़्यादा है, मतलब ए के लिए प्लैनेट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एस्केप वेलोसिटी बी के लिए कम होगी। समझ में आया ना? तो आपको ए के लिए ज़्यादा वेलोसिटी दे के फेंकना पड़ेगा। हेंस एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट ए इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Establish the relation between orbital velocity and escape velocity for a satellite revolving near the earth surface। भाई देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है अर्थ सरफेस के नियर के लिए? √gm/r होती कि नहीं होती? डिराइव किया ना। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? 2 gm/r। बोलो यस और नो। डिवाइड कर दो किस में? एस्केप में ऑर्बिटल को। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2 gm/r। तो एक काम करता हूँ, मैं √2 बाहर ले लेता हूँ और बाकी पार्टी को रूट के अंदर रहने दो। बात तो यही हुई। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? √gm/r नियर द अर्थ के लिए। यस और नो? ये दोनों टर्म क्या हो गए? कैंसिल। यानी v एस्केप इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल। समझ में आया कि नहीं आया? सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। व्हाई द मून हैज नो एटमॉस्फेयर। भाई जो एस्केप वेलोसिटी मून के लिए है गैसेस की, एटमॉस्फेयर किसकी वजह से होता है? गैस की वजह से होता है। तो ये जो मून है, मून के एटमॉस्फेयर में अगर गैस होती तो
उसके लिए जो एस्केप वेलोसिटी आ रही थी गैस के एटमॉस्फेयर में मून की वजह से जो एस्केप वेलोसिटी आ रही थी वो आ रही थी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? बोलो आया समझ में? बट जो 500 केल्विन टेम्परेचर पर जो मून के गैसों की आरएमएस स्पीड है, मतलब जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं अपने आसपास, गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो रैंडम रैपिड मोशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, टकरा रहे एक दूसरे से, यहाँ वहाँ, कोई ऊपर कोई नीचे। तो भैया उनकी एक स्पीड होती है, जब मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि उनकी एक स्पीड होती है जिसको बोलते हैं अपन आरएमएस वेलोसिटी, वीआरएमएस। और वो वीआरएमएस कितनी होती है गैसेस के मॉलिक्यूल की? 2.5 कितनी होती है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, आरएमएस वेलोसिटी ज़्यादा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा है? ऑर्बिटल। अच्छा, एक 2.38 और एक 2.5 है, तो ज़्यादा क्या है, आरएमएस की ऑर्बिटल? मतलब जो गैस के खुद मॉलिक्यूल है मून के ऊपर वो 2.5 से मूव कर रहे हैं, जो कि उसके एस्केप से ज़्यादा है, तो वहीं पर रहेंगे कि उसके एटमॉस्फेयर को छोड़ के भाग जाएंगे? छोड़ के भाग जाएंगे। बोलो यस, क्योंकि 2.5 बहुत ज़्यादा है ना उससे, 2.38 से, यस और नो? इसलिए एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल छोड़ करके भाग जाते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। Why moon has no atmosphere? Why the moon has no atmosphere while Jupiter and Saturn has dense atmosphere? तो उसमें ये होता होगा कि उनकी वेलोसिटी के साथ ही चलते होंगे? नहीं, उनके लिए जो एस्केप वेलोसिटी होगी और हाई होगी, क्योंकि भाई फॉर्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का? वी एस्केप इक्वल टू √2gr। बोलो यस और नो? तो उनका जी बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से एस्केप वेलोसिटी बढ़ गई होगी। मगर जो गैस की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 2.5। अब उनकी एस्केप वेलोसिटी बढ़ गई होगी, तो यहाँ एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट कम है, 2.38 है, और वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई होगी ना, क्योंकि उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है यार। अच्छा हाँ, तो ग्रेविटी ज़्यादा होने से एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा हो गई होगी। मान लो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी 5 की, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5 की, और ये घूम कितने से रहे हैं? 2.5 से। समझ में आया? तो इसलिए जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? जैसे एस्केप वेलोसिटी कम है ना? एस्केप वेलोसिटी कम है, गलत बोल गए। एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, और आपकी जो चल रही है आरएमएस वेलोसिटी वो कम है। बोलो यस और नो? जैसे आप अर्थ पे बैठे हो, आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 की नीड है आपकी। बोलो यस और नो? और अगर आप गैसियस पार्टिकल हो तो अर्थ पे आपकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो? मतलब जिस पर चल रहे हो 2.5 है, पृथ्वी छोड़ने के लिए स्पीड कितनी चाहिए? 11.2। तो ये एस्केप है, तो एस्केप से तो कम पे हो ना, एस्केप से ज्यादा होगा तो वो तो वैसे ही एस्केप कर जाओगे। उधर पे एस्केप से ज्यादा थी मून के में, एस्केप से ज्यादा थी, तो एस्केप कर गई वो। समझ गए ना? एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है ना। समझ में आया? जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी। पढ़ो, द एस्केप वेलोसिटी फॉर मून इज 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाइल द आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अभी आएगा, साइंस पढ़ाएंगे। हाँ, RMS speed of molecule of gases at 500 Kelvin is 2.5 kilometers per second. Hence, the molecules of gas escape from the gravity of Moon. The escape velocity of Jupiter and Saturn are greater. Therefore, they have एटमॉस्फेयर, इसलिए उनमें एटमॉस्फेयर है। समझ में आया? अब चलिए पढ़ते हैं लॉ, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़िए। फर्स्ट लॉ, law of orbit. All the planets revolve around the sun in elliptical orbit, having the same sun at one of the foci. हाँ, बाकी having the sun at one of the foci, जिसमें सन जो है फोकस पे रखा हुआ है, सन जो है फोकस पे। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। The speed of a planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun at the planet swipes out equal areas and equal interval of time. चलो मान लो बेटा ये प्लैनेट जो है चल रहा है, समझ गए ना? ये यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये है 3 सेकंड। क्या है ये? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई। हाँ सर। इसका एरिया देखो इतना है। हाँ सर। 3 सेकंड में इसका एरिया है। अब जैसे ये देखो, अभी ये 3 सेकंड में था, अगले 3 सेकंड में अब देखो सन के थोड़ा क्लोज आ रहा है ना, तो सन के थोड़ा क्लोज आ रहा है तो 3 सेकंड में ज़्यादा भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि सन के क्लोज आने पे स्पीड बढ़ती है। तो 3, बट टाइम तो वही रहेगा, तो इसमें एरिया इतना शेड करेगा रेडियल वेक्टर, और 3 सेकंड में और ज़्यादा भागेगा, तो ये एरिया आ गया।
मगर एरिया जो होगा हर बार सेम होगा, हर 3 सेकंड में 3 सेकंड का एरिया इक्वल होगा, है ना। मतलब इसको बोलते हैं, जल्दी भाग जाए चाहे लेट भागे, देखिए समय आपके पास उतना है, वो समय के हिसाब से वेलोसिटी को एडजस्ट करेगा, समझ गए ना, समय के हिसाब से। ये तीनों एरिया बराबर होंगे, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, समझ गए ना, ये एरिया बराबर होंगे। अब जैसे प्लानेट यहाँ आ गया, प्लानेट यहाँ आ गया, अब 3 सेकंड का टाइम है, तो 3 सेकंड यहाँ तो बहुत तेज चलेगा, तो 3 सेकंड में इतना चल जाएगा लगभग, तो इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का कितना बना, इतना बना। अब तो इसके इक्वल होना चाहिए, अब इसके इक्वल इतना तो हो नहीं सकता था, तो ज़्यादा चलेगा तो एरिया इतना बनेगा, बोलो ये सामने, तो एरिया इसका और इसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब एरिया ऑफ ASB इक्वल टू एरिया ऑफ CSD, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। डन, चलिए रिवाइज कीजिए। चलिए देखते हैं अगला, थर्ड लॉ पढ़िए भाई। थर्ड लॉ, the square of the time period of revolution is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit। यस, अभी मैंने बताया था T2 इज प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब और T इज इक्वल टू KR क्यूब, ये है थर्ड लॉ। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाउ द वैल्यू ऑफ G चेंजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पहले मैंने क्या करा था, हाइट इंक्रीज करने पर, मतलब अपन पहले केस में अर्थ के ऊपर गए थे, याद आया, जो डेरिवेशन कर लिया था हमने। अब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक ना, तो भी घटेगी, अब इसको डिराइव कर रहे हैं। चलिए तो चलिए मान लेते हैं, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी, प्रूव दैट द सेंटर, प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। मैंने बताया था सेंटर पे 0 होती है। अब अभी इसको डिराइव करते हैं। एज्यूमिंग दैट द अर्थ इज अ होमोजीनियस स्फीयर ऑफ मास है, मान लो अर्थ जो है होमोजीनियस मतलब हर जगह डेंसिटी एक है, डेंसिटी मान लो रो, ये मास m है, रेडियस r है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है सरफेस पर, तो स्मॉल g इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। नंबर 1 बोलो यस। अब मास इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास अर्थ का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो भाई अर्थ का जो मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी कितनी, रो, तो g इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो अपॉन r का स्क्वायर। यस और नो, ये फॉर्मूले में रख दिया, G की वैल्यू, ये जो M की वैल्यू आई इसकी फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये अपने पास आ गया G 4/3 पाई r। बेटा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक r बच जाएगा, तो कितना आ गया, G इक्वल टू 4/3 पाई r G रो। क्लियर है ना, मतलब जो फॉर्मूला है डेंसिटी और रेडियस के टर्म में वो ये है, मतलब यही जो फॉर्मूला था नंबर 1, उस फॉर्मूले को आपने ये लिख लिया, ये आपके काम का है। ओके डन, ठीक है ना, ये आपका बन गया नंबर 1। इसको अब मतलब ए ले लो, मेन रिलेशन ले लिया। अभी तक आप कहाँ पे थे, आर पर थे, मतलब आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, आप सरफेस के एकदम बाहर थे, एकदम कहाँ थे, बाहर थे। अब आप अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप जमीन के नीचे h गहराई पर आ गए हैं, कितनी गहराई पर, h डेप्थ पर आ गए हैं। तो पहले तो आपकी रेडियस पूरी बाहर तक की थी, r यहाँ तक की थी, अब आप नीचे आ गए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो आपकी रेडियस क्या बचेगी, r माइनस h बचेगी कि नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, हाँ। तो नाउ लेट द बॉडी टेकन एट डेप्थ h, ये देखिए h डेप्थ पे आप आ गए हैं, ओके, below the surface of the earth, hence the distance of the body from the center of the earth will be r minus h, hence the force of attraction on the body will be acted by the sphere of radius r minus h। मतलब अब जो आपकी नई वाली अर्थ है वो कौन सी वाली अर्थ है, ये वाली, यस और नो, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ बैठी है ना, तो आपकी नई वाली ये है। डन, तो चलिए अब नया वाला मास निकालते हैं अपन। तो नया वाला जो मास आएगा, देखिए ऊपर अपन ने मास निकाला था, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास, नया वाला मास मान लीजिए m डैश, इस वाले का मास क्या मान लिया अपन ने, m डैश, तो मास इक्वल टू डेंसिटी 4/3 पाई r माइनस, है ना, r माइनस h का होल क्यूब इनटू डेंसिटी कितनी, रो, मास इनटू डेंसिटी। नाउ ग्रेविटी का फॉर्मूला डेप्थ पर क्या होता है, g इक्वल टू होता है कैपिटल G, नया वाला मास m अपॉन m डैश मान लो, और नई वाली रेडियस कितनी, r डैश का होल स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला G का, m डैश अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। तो चलिए नई वाली रेडियस देखते हैं, G एट डेप्थ इक्वल टू G, नया वाला मास m डैश और नई वाली रेडियस क्या है, r माइनस h का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, G 4/3 पाई r माइनस h का होल क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, इसमें से डिवाइड कर दिया तो 3 पावर कैंसिल हो गई, मतलब नई वाली जो ग्रेविटी बची डेप्थ पर वो क्या आई, 4/3 पाई दिस। आ गया समझ में,
इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी। क्या दे दो इक्वेशन नंबर? अब पुरानी वाली डेप्थ डेंसिटी नई वाली डेंसिटी में रिलेशन चाहिए है, तो जी डैश नई वाली अपॉन जी पुरानी वाली। जी डैश कितनी आई है, इसको डेप्थ भी बोल दो। जी डैश कितनी आई है 4/3 पाई जी, है ना, आर माइनस एच इंटू कितना रो। पुरानी वाली कितनी थी 4/3 पाई जी कैपिटल आर और कितना रो। ये और ये से क्या हो गए कैंसिल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? तो कुल मिला के अपने पास आ गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन कितना एच। बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर में एच का डिवाइड किया कितना हो गया बेटा? आर में एच का डिवाइड किया तो आर बाई एच, बोलो यस। माइनस कितना 1, माइनस कितना 1। क्लियर हो गया ना? आर अपॉन एच माइनस 1। इसमें हमने आर का डिवाइड किया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलत कर दिया बेटा। आर माइनस एच अपॉन नीचे क्या था आर था ना, मैंने एच लिख दिया, नीचे क्या बचा था आर था। चलिए तो आर का डिवाइड कीजिए, तो जी डैश अपॉन जी 1 माइनस एच बाई आर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एच बाई आर, एच बाई आर। क्लियर हो गया? तो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास जी को ऊपर भेज दो, तो फॉर्मूला बन गया नई वाली ग्रेविटी जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच बाई आर। याद आया? और आपको याद होगा ऊपर जाने का क्या आता था, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर आता था ऊपर जाने का, और ये क्या आ रहा 1 माइनस एच बाई आर, मतलब वो 2 के फैक्टर से घट रही थी और ये 1 के फैक्टर से घट रही थी, तो 2 गुने फैक्टर से घटती, मतलब ग्रेविटी ऊपर जाने पर तेजी से घटती और नीचे जाने पर स्लोली घटेगी। यस और नो? तो न्यू ग्रेविटी जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर। अब कह रहे हैं भैया सेंटर पे पहुंच जाओ, तो सेंटर तक खुदाई करोगे, मतलब कितनी खुदाई कर दी, जो आपकी डेप्थ है वो खुद किसके इक्वल हो जाएगी आर के इक्वल। एच मतलब आर तक पहुंच जाओ, तो चलो पुट कर दो, तो जी डैश 1 माइनस एच की जगह भी आर और यहाँ भी आर, आर से आर 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। नहीं आया समझ में? जी डैश इक्वल टू आया है जी 1 माइनस एच बाई आर, बोलिए यस। अगर आप सेंटर पे पहुंच रहे हैं मतलब आपने एच किसके इक्वल कर दिया, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आर अपॉन आर कितना 1 और 1 माइनस 1 बचा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब नई ग्रेविटी इक्वल टू कितना 0, मतलब सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होगी 0। डन? आ गया समझ में? तो ये बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है ना, बट इस वर्ष सुनने में आया है कि हट गया है। चलो ओपन कर दो बेटा। यस, तो ये देखिए इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया गया यहाँ पे ओके 1 माइनस एच बाई आर जी डैश बिल्कुल वही है, एच इक्वल्स टू आर पे वैल्यू करके 0 आ गया। समझ गए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज श्योर फॉर एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाई एस्केप वेलोसिटी? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, शो दैट द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एस्केप वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? शो करिए कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ पार्टिकल थ्रोन अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न्स बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। समझ गए? क्लियर हो गया? अब एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए आपको लिखना भी पड़ेगा साथ साथ में, ठीक है ना। तो पहले कंसीडरेशन, लेट द मास ऑफ द अर्थ बी m and radius is r. At any time let a body at a distance x from the center of earth, force on the body due to the earth equals to gmm upon x का स्क्वायर। लो भाई लिखो, मान लो बेटा ये मास ऑफ द अर्थ है m है, मास ऑफ द अर्थ m है, और मान लो इससे x प्लेस पर कोई बॉडी है, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना होगा gmm अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। लिखो F इक्वल टू gmm अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यदि हम इसको थोड़ा सा खिसकाते हैं आगे, कितनी डिस्टेंस dx, कितनी डिस्टेंस dx भाई, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे है x पे है। अब x डिस्टेंस पर रख के इसको मास को थोड़ा सा ऊपर में ले गया, बोलो यस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, और खिसका कहाँ रहा हूँ ऊपर,
तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मेरा वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। तो एफ की वैल्यू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स। आ गया समझ में? तो लिखो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डी एक्स अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द बॉडी through dx against gravity equal to dw equal to f dot dx। अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहरी काम किया गया, f डॉट dx, ये आ गया आंसर। f dx चलो ठीक है ना, ये छोटा सा काम था। हमारा काम क्या है? हमें पत्थर को कहाँ से फेंकना है? सरफेस से। कहाँ पर फेंकना है? इंफिनिटी पे। जब सरफेस पे फेंकोगे तो तुम्हारी सेंटर से दूरी उस समय क्या रही होगी? और जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो दूरी काय को एच, इन्फिनिटी नहीं बन जाएगी? इन्फिनिटी का तो कोई अता पता है नहीं। इन्फिनिटी मतलब आपको वर्क निकालना है कहाँ से कहाँ तक का? सरफेस से लेके इन्फिनिटी का। यस और नो? तो थोड़ा सा वर्क डी डब्ल्यू था, तो पूरे वर्क के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। सो नेट वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। कहाँ से फेंका? सरफेस से। कहाँ तक फेंका? इन्फिनिटी तक। एफ डॉट डी एक्स अंदर, एफ की वैल्यू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना बेटा? डी एक्स। बोलो यस और नो? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे इंटीग्रेशन होता है बेटा। यहाँ पे जी एम एम कॉन्स्टेंट है, बोलो हाँ। जी एम स्मॉल एम दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, अंदर कौन बचेगा? केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। नोट करो इतना, ये और ये। वन अपॉन एक्स इंटू एक्स है ना सर? वो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स होगा बेटा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जी एम एम बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 और डी एक्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 अपॉन -1, दैट कैन बी रिटन एज -1 बाई एक्स। तो क्या लिखेंगे? जी एम एम -1 बाई एक्स, तो माइनस बाहर आ गया। 1 अपॉन एक्स, एक्स की लिमिट आर से लेके इन्फिनिटी। लिखो अगला टर्म माइनस जी एम एम ब्रैकेट में 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर, सॉरी आर टू इन्फिनिटी, मतलब नीचे आर ऊपर इन्फिनिटी, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए अब लिमिट पुट कर दीजिए एक्स की जगह। तो माइनस जी एम एम तो था ही, एक्स की जगह 1 अपॉन इन्फिनिटी और -1 अपॉन आर। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 0 माइनस आर मतलब -1 बाई आर। और ये आंसर आएगा कितना? जी एम स्मॉल एम अपॉन कितना? आर। लिखो वर्क डन इतना आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है ना? अब हमने क्या पढ़ा था बेटा कि नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल ज़्यादा है और इनिशियल बिल्कुल 0 होगी, कम होगी, क्योंकि सरफेस पे तो रुका हुआ था ना, फेंका गया यहाँ से। चलो तो वर्क डन बेटा देखो, वर्क डन इक्वल टू कितना आया है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना? आर। यही आया ना। जब पत्थर आपने इसको इनिशियली ये जमीन पे रखा हुआ था, यस और नो, और फाइनल आपने इसको फेंका है, तो फेंकने पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दी है, वही वेलोसिटी हमें निकालनी है। उस वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? वी एस्केप। तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास एम वी का एस्केप का स्क्वायर। बोलो यस। और इनिशियल तो रेस्ट पे था ना, सरफेस पे रखा था, कितना? 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा आ गया अपने पास ½ एम वी स्क्वायर, पलट करके लिख देंगे तो कितना? जी एम अपॉन आर। लिखो इतना।
m से m कैंसिल कर दो फिर, gm अपॉन r। डन डन। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर, एम से एम कैंसिल कीजिए तो क्या बच गया, वी ई स्क्वायर, 2 को ऊपर जान दीजिए तो वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2 जी, कैपिटल एम बस बचा है, अपॉन में कितना आर। ओके, अंडर रूट ले लीजिए, वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट 2 जी कैपिटल एम अपॉन आर। आ गया। तो ये है एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। और ज़्यादा इसको अच्छा लिखना हो तो हम जानते हैं कि जी एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 यहाँ पे जी स्मॉल और आर का स्क्वायर, और नीचे एक आर ऑलरेडी बैठा है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बन गया, अंडर रूट 2 स्मॉल जी इंटू आर। नोट करो, स्मॉल 2 जी आर। श्योर फॉर एग्जाम। बन जाएगा ना। तो ये डेरिवेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, नहीं करता, पहले ही कट गया था। यहाँ देखो बीच में ये एम से एम कट गया था ना, ये देखो। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कहीं बचा नहीं डेरिवेशन में, तो ये प्लैनेट पे करता है ना। मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, जितना भारी प्लैनेट होगा आपको एस्केप वेलोसिटी की उतनी ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डेरिवेशन करके आ गया है। चलिए ठीक है ना। तो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। ठीक है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सिंस द फॉर्मूला इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी, hence the escape velocity does not depend on the mass of the body. Done? Yes, sir. चलिए।